अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर 2018 में जो सेक्शन सी में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे और उनके आंसर्स क्या क्या हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपनी वीडियो से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट नोट्स भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है वो सिर्फ करना यह है कि www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आप कंप्लीट नोट्स, क्विज़ेस, कंप्लीट पावर पॉइंट, पीपीटी वीडियोस, लेक्चर्स भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा है सेक्शन सी क्वेश्चन आंसर 2018। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इक्वल टू 1 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू 1 रखवाई जाती है तो सी प्रोग्रामिंग में जो है वो इसका आउटपुट आपको किस तरह से दिख रहा होगा। नंबर 1 पर है प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू %d। %d जो है वो इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है बैकस्लैश n न्यू लाइन में लाने के लिए, और यहाँ पर क्या है x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका आउटपुट लेंगे तो इफ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू आप 1 रखवाते हैं, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट इन सी लैंग्वेज वुड बी। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, देखें x इक्वल टू %d। %d यानी जो कि आपने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है वो वैल्यू इस x में आके स्टोर हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से नंबर 2 पर है प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू %d बैकस्लैश n, ये न्यू लाइन में लाने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद है प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस एक्स आपको पता होगा कि ये इंक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि 1 बाय 1 जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करवाया जाता है इसमें। तो अब जब x की वैल्यू 1 हो गई थी तो 1 में जब 1 प्लस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर जो है वो 2 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू %d बैकस्लैश n न्यू लाइन में लाने के लिए, और देन x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जैसे कि x सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 प्रिंट करवाई, उसके बाद जब उसमें इंक्रीमेंट लगा तो उसकी वैल्यू हो गई 2। अब क्या होगा कि 2 जो है वही इस x की वैल्यू जो आप आगे स्टोर करवाएंगे वही वहां पर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे भी जो है वो आपके पास x की वैल्यू 2 ही जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स प्रोग्राम एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सेम एज ये क्वेश्चन जो है वो आपका दोबारा से रिपीट हुआ है 2021 के पेपर में। आप इसका आंसर जो है वो वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है आपके पास ARRAY एरे 1 के नाम से। अब यहाँ पे क्या देखें, एरे 1 इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज because it starts with a letter and can obtain letters, digits and underscore। अब देखें ये जो आपके पास एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ दिख रहा है, इसमें जो है ये वैलिड आइडेंटिफायर इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये स्टार्ट ही जो है वो लेटर से हुआ है, और इसमें उसके बाद जो है वो एक डिजिट का यूज किया जा सकता है या अंडरस्कोर का जो है वो यूज किया जा सकता है। तो ये जो है वो आपका वैलिड आइडेंटिफायर कहलाएगा। इसी तरह से नंबर 2 है डॉलर। उसके बाद टेक्स्ट का जो है वो आप अल्फाबेट्स में हमने यूज किया हुआ है करेक्टर। अब यहाँ पे क्या देखें, डॉलर और टेक्स्ट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ये इनवैलिड आइडेंटिफायर क्यों कहलाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ स्पेशल कैरेक्टर। जब भी हम कोई वेरिएबल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे होते हैं या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट ही जो है वो किससे हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर से जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो इसलिए जो है ये हमारे पास इनवैलिड कैरेक्टर कहलाएगा। सिर्फ जो है वो हम अंडरस्कोर का जो है वो यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। नंबर 3 पर है नेम एंड एड्रेस।
अब नेम एंड एड्रेस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, ये भी आपका जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर ही कहलाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देना है तो आपको अंडरस्कोर का जो है वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट स्पेस दे देंगे तो ये जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर कहलाएगा और वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकेगा सी लैंग्वेज में। वैलिड आइडेंटिफायर्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एंड दे मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन दोनों में फर्क बताना है क्या है। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल सिंबल्स दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, या फिर आप जो है वो मॉड्यूलस का साइन यूज करके आप जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स को लेके, वो आप क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। वो आपके दो ऑपरेंड्स पे भी हो सकते हैं। ऑपरेंड्स का मतलब क्या है, जैसे कि ए प्लस बी, तो ए और बी जो है वो आपके ऑपरेंड कहलाएंगे। और ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इनके जो साइंस होते हैं वो आप सिंबल्स जो हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। जबकि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू क्रिएट अ कंपाउंड assignment statement that perform the operation and assign the result back to the variable। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, इसमें क्या होता है कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो वहां पे आप इक्वल टू का साइन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि आपको वहां पे कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है उस वेरिएबल में। तब जब हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा रहे होते हैं तो हमें लाजमी जो है वो वहां पर क्या करना होता है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। अब उसमें जो आपके पास प्लस इक्वल टू आ जाएगा, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, या फिर मॉड्यूलस इक्वल टू के जो है वो सिंबल का भी इसमें यूज किया जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, द की डिफरेंस इज दैट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिंपली परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न द रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनसे कोई एक रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है। जबकि वाइल अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि परफॉर्म द ऑपरेशन एंड असाइन द रिजल्ट बैक टू द सेम वेरिएबल। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद उस वैल्यू को जो है वो वेरिएबल के अंदर असाइन करवा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। अब देखें, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे नंबर 1 पे है डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर डेटा एज फाइल। अब डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपने डेटा को स्टोर करना है तो वो फाइल की फॉर्म में हो रहा होता है, जबकि आरडीबीएमएस में डेटा जो है वो एक टेबल की फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम स्टोर कर रहे होते हैं। नंबर 2, नो कनेक्शन बिटवीन डेटा। इन में जो है वो डेटा के दरमियान में कोई भी आपको कनेक्शंस देखने को नहीं मिल रहे होते। जबकि आरडीबीएमएस में क्या होता है कि आप एक या एक से ज्यादा टेबल्स को जो है वो आपस में लिंक करवा देते हैं। नंबर 3 है नो सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी कि इसमें आपके पास एक ही डेटाबेस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। जबकि आरडीबीएमएस में जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से नंबर 4 है डेटा स्टोर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। डीबीएमएस की अगर बात की जाती है तो वहां पर डेटा जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है, जबकि आरडीबीएमएस के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करवाते हैं। डेटा रिडंडेंसी इज कॉमन। इसमें क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यूज या डेटा रिपीट हो रहा होता है वो इसमें कॉमन होता है। और जबकि आरडीबीएमएस में क्या होता है कि यहाँ पे रिडंडेंसी का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे की का यूज कर रहे होते हैं, इंडेक्सेस का यूज कर रहे होते हैं, उसकी मदद से जो है वो डेटा रिडंडेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा
कम हो जाते हैं। DBMS सपोर्ट्स अ सिंगल यूजर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूजर्स को भी अपने सर्वर्स को जो है वो सपोर्ट करवा रहा होता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास XML है, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस लैंग्वेज आ जाती है, जबकि RDBMS में हमारे पास ओरेकल, SQL सर्वर, ये तमाम जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DCL IDE एंड DBMS। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन MS एक्सिस। अब इसमें क्या है, सिर्फ आपको जो MS एक्सिस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम सिर्फ बताने हैं, उनको डिटेल में डिफाइन नहीं करना। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये जो है आप तकरीबन 6 नेम्स जो है यहाँ पर मेंशन कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन POW, SQRT एंड ABS। ये सारे फंक्शन मैं आपको मैथमेटिकल जब मैंने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी तो उसमें आपको ये करवाया था, और उसी से रिलेटेड ये इनको आपने डिफाइन करना है। POW फंक्शन जो है वो क्यों यूज किया जाता है, पावर लेने के लिए। दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ गिवन नंबर। इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स द बेस नंबर एंड द एक्सपोनेंट। इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो फंक्शन होता है ये किसी भी नंबर की पावर लेने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें आपके पास एक बेस नंबर होता है, दूसरा जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट नंबर होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं 3 की पावर जो है वो स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे 3 जो है वो बेस कहलाएगी और 2 जो है वो इसकी पावर कहलाएगी। तो इसी तरह से जब हम इसको मैथमेटिकल फंक्शंस में लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, POW, ठीक है, उसके बाद बेस कॉमा पावर। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है यहाँ पर बेस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3 कॉमा, और पावर क्या है 2। तो ये जो है वो उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से SQRT फंक्शन जो है वो क्यों यूज किया जाता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर है अगर उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम SQRT फंक्शन का C लैंग्वेज में यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इट टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट द नंबर हुज स्क्वायर रूट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। जो भी नंबर स्क्वायर रूट में होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसको सिंपल हम कैसे लिखेंगे, SQRT, और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो जो है वो उसका आंसर जनरेट कर देगा। इसी तरह से नंबर 3 है ABS। दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। इट टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट द नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए आपको एक वैल्यू दी गई है जो कि -5 है, नेगेटिव वैल्यू है, उसको और जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करवाएंगे तो ABS और ब्रैकेट में -5 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ABS 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस नेगेटिव वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्रिंट एफ स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। 3 जो है वो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनकी आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करनी है। तो नंबर 1 पर हमारे पास है एक इंटीजर वैल्यू है, ए वेरिएबल है जिसमें हमने 4562 को स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट जब बनेगी तो आपने लिखा इन ए इक्वल टू 4562 प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज %d। %d क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। \n इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, कॉमा लगाया और उसके बाद वेरिएबल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और आगे सेमी कॉलम्स आप जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ए के अंदर जो है ये इंटीजर वैल्यू जो है ये स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से नंबर 2 है फ्लोट c इक्वल्स टू 15.27। अब यहाँ पे क्या है, 15.27 पे आप देखें यहाँ, तो ये एक फ्लोट वैल्यू है जो कि पॉइंट में आ रही है।
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज %f। %f हमने इसलिए यूज किया क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है, ठीक है, \n न्यू लाइन में लाने के लिए, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया जो कि सी है, तो सी में जो है वो ये वैल्यू स्टोर करवा देगा। इसी तरह से नंबर सी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, नंबर 3 पर है CHAR, ठीक है, आपने फिर ब्रैकेट्स का यूज किया। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लास को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, CHAR यहाँ पे यूज हो जाएगा। STR, ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है STR के नाम से, और उसको ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये सेम एसिड इंटरमीडिएट आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब प्रिंट एफ में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे द स्ट्रिंग इज, ठीक है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने द स्ट्रिंग इज लिखा है। %s इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो इसलिए स्ट्रिंग वैल्यू यूज होगी, तो %s का यूज होगा, और आखिर में आपने वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि STR के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट क्लास को ये पूरे जो आपके पास ये वर्ड है इसको जो है वो स्टोर करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फॉलोइंग इन वाइल इक्विवेलेंट। आपको ये जो है वो डू वाइल के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपने वाइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, इन a = 3 डू प्रिंट एफ %d\n a। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा रहा है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई है, इंक्रीमेंट लगाए a = a+3 वाइल a = 10। अब यहाँ पे क्या है कि a जो है वो बराबर है किसके, 10 के, और a की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, तो यानी कि 3 से ये स्टार्ट होगी, और 3 टाइम्स में जो है वो इंक्रीमेंट लगता रहेगा। चलें, अब इसको जब वाइल में हम कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखें, int a = 3। अब सबसे पहले वाइल में क्या होता है कि वाइल में कंडीशन आ जाती है a <= 10, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 10 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रही है, तो प्रिंट एफ %d\n, a। अब यहाँ पे क्या है कि a में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हमने a = a+3, यहाँ पे क्या होगा कि जो a की वैल्यू क्या थी, 3 हो जाएंगे, तो इस तरह से यानी कि 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिल रहा होगा 3, ठीक है। इसी तरह से 3 के अलावा फिर हमारे पास दोबारा से इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6। दोबारा से 3 टाइम स्टेट जो है हमारे पास इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से क्योंकि 10 से कम है, तो 3 6 9 जो है वो हमें आउटपुट पर प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2022 के पास पेपर में रिपीट हुआ है, वहां पर जाके जो है वो आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी इक्विवेलेंट फॉर्मेट। अब यहाँ पे कुछ आपको जो है वो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको आपने सी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवाना है। नंबर 1 है x = 1/2 ab⁴, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद x = 1/2 सेम एज इट वैसे ही आ जाएगा। अब इनके दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो ये वैल्यू आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो मल्टीप्लाई a, उसके बाद देन मल्टीप्लाई, उसके बाद अब यहाँ पे देखें a आ गया, अब उसके बाद b, ये वाला जो आपके पास b और 4 है, ये क्या है, एक बेस है और एक पावर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पावर ब्रैकेट में b यानी कि बेस हो गई, और 4 क्या हो गई, इसकी पावर। तो इस तरह से जो है उसका आंसर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 2 है, x = -b प्लस √b² - 4 इसी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर सी के अंदर, तो -b प्लस अंडर रूट है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा SQRT, फिर ब्रैकेट में अब ये देखें b और 2, ये पावर यहाँ पे लग रही है, बेस और पावर, तो पावर b,2 -4। अब ब्रैकेट इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -4 × a × c डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × a, ये इसका आंसर कहलाएगा। इसी तरह से सेक्शन हमारे पास सी है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है वो डिफाइन कर रहे हैं
ठीक है, अब यहाँ पे पाइप का सिंबल हम यूज करके इसको जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें यहाँ पे क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाई इक्वल्स टू ए बी एस। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज हो रहा है, वाई इक्वल्स टू ए बी एस ब्रैकेट में पावर। अब ये क्या है देखें, b कोमा 2, तो b कोमा 2 हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, ये इसका आंसर। ठीक है, इसको हटा के आपने abs का यूज किया, पावर लगाई, b कोमा 2 माइनस 4 a मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब एक आपने सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें पावर 1 से लेके 5 तक की जो है वो तो कैलकुलेट करनी। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड stdio डॉट h फंक्शन यूज हुआ। ठीक है, उसकी जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है। उसके बाद आपने एक फंक्शन यूज किया है मैथ डॉट एच का। मैथ डॉट एच का जो है वो एक हेडर फाइल का यूज किया है। इसके अंदर आपको जितने भी तकरीबन तमाम मैथमेटिकल्स फंक्शंस होते हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इस लाइब्रेरी को जो है वो हम यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड करवाएंगे। उसके बाद इंटीजर मैन, और उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ब्रैकेट्स लगाएं, स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने के बाद इंटीजर आई, एक वेरिएबल ले लिया जो कि आई के नाम से है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी कहाँ तक, 5 तक जाएगी, और उसमें 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने दोबारा से प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई, पावर ऑफ परसेंट डी। अब ये परसेंट डी क्या है, ये परसेंट डी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस 1 को जो है वो स्टोर करवाएगा, आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 1 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे देखें बैक स्लैश एन आ गया, आई यानी आई को जो है वो आप क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। आई जो है आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपने एक फंक्शन अप्लाई किया पावर आई कॉमा 2। आई कॉमा 2 का मतलब क्या है, 2 जो है वो आपकी पावर हो जाएगी, ये टू जो है वो पावर हो जाएगी, और आई क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 की पावर अगर 2 करेंगे यानी 1 की पावर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से 2 की पावर स्क्वायर करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या है, पावर आई, आई की वैल्यू क्या थी 1, और उसके पार ऊपर जो है वो पावर लग रही है स्क्वायर। इसी तरह से जो है वो जब 1 की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा लूप चलेगा तो वो 2 का स्क्वायर लगेगा, या इसकी वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो फिर एक और इंक्रीमेंट लगेगा, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 जनरेट कर देगा। जब 3 हो जाएगा तो उसके बाद एक और इंक्रीमेंट लगेगा 4, 4 में जब स्क्वायर होगा तो 16, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट लगेगा तो ये हो जाएगा 5, 5 का जब स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे जब दोबारा से एक और मर्तबा इंक्रीमेंट लगेगा तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 पे आके आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि लूप की कंडीशन हो रही है फॉल्स। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ तक जो है वो आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वॉइड यूज इन एनी फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर टू वॉइड को यूज कर रहे होते हैं तो इनका क्या मतलब होता है, ये आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। वॉइड मैन वॉइड, अब यहाँ पे देखें, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फर्स्ट वॉइड इन वॉइड मैन फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसकी बात की जा रही है कि जब फर्स्ट वॉइड यूज किया जा रहा होता है किसी भी वॉइड मैन फंक्शन के अंदर, इज द रिटर्न टाइप, ये क्या कहलाती है, कोई भी एक रिटर्न टाइप आप इसको कह सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट द मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो आपका मेन फंक्शन है, वॉइड का मतलब होता है यहाँ पे जीरो, कोई भी वैल्यू जो है वो
आपको रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन, अगर आपने वॉइड का जो है वो वर्ड यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूज किया है, इंडिकेटिंग दैट द मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें सेकंड में भी जो है वो आपको क्या दिया जा रहा है, द सेकंड वॉइड इज द पैरामीटर लिस्ट। ये जो आपकी ब्रैकेट में होती है ये आपकी पैरामीटर लिस्ट कहलाती है, इंडिकेटिंग दैट द मेन फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इसमें भी डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे जो है वो वॉइड मेन फंक्शन यूज किया गया है, वॉइड का वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब यह है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये कोई भी आपके फंक्शन को वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, यानी कि जीरो वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे रिटर्न हो रही होगी, तो जीरो जो है वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रही होती। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे वॉइड मैन का फंक्शन यूज करते हैं ताकि हम कोई भी वैल्यू जो है वो फंक्शन को कॉल नहीं करवा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग सी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपने बताना है कि जो है वो सी प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट दी गई है और उसमें बताना है कि इसमें मिस्टेक्स क्या हुई हैं। वॉइड मैन वॉइड प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखें सी प्रोग्राम हैज अ सिंटैक्स एरर, यहाँ पर जो है वो एक सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। सबसे पहले तो आपने इसको एज इट यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद द एरर इज इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इस वाली स्टेटमेंट में जो है वो एरर शो हो रहा होगा, जो है क्या स्टेटमेंट में, इसमें क्या एरर आ रहा है, विच इज मिसिंग द पैरेंथेसिस एंड द सेमीकोलन। अब जैसे कि आपको पता होगा कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हम पैरेंथेसिस का जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो मिसिंग है। नंबर 2 सेमीकोलन, इस सेमीकोलन का जो है वो यूज किया जाता है, जबकि वो भी यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। तो इसको जब हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ, फिर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे, उसको क्लोज करेंगे और देन आखिर में जो है वो इस सेमी कॉलम का यूज कर रहे होंगे। तो ये जो है वो इसकी करेक्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। आपने एक प्रोग्राम जनरेट करना है जिसमें ये बताना है कि कोई भी आप नंबर इनपुट करवा रहे हैं उसका जो फैक्टोरियल होगा वो प्रिंट हो जाए। तो ये प्रोग्राम भी जो है वो रिपीट हुआ है 2022 के पास पेपर में, वहां पर आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज कंपोजिट की, वेयर डू वी यूज इट। कंपोजिट की क्या होती है, इनको कहाँ पर जो है वो यूज किया जाता है। A composite key is a primary key that consists of 2 or more columns in a database table. It is used when a single column cannot uniquely identify a row. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, but a combination of columns can. कंपोजिट की एक ऐसी प्राइमरी की होती है जिसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा कॉलम्स आपको डेटाबेस टेबल में देखने को मिल रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कॉलम का भी यूज किया जा सकता है या डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम्स का यूज करते हुए मल्टीपल कॉलम्स की मदद से जो है वो आप किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और अगर एक या एक से एक रो आपको जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो वहां पे आप मल्टीपल कॉलम्स को जनरेट करते हुए मल्टीपल रोज को कन्वर्ट करते हुए जो है वो इन कंपोजिट कीज का यूज किया जाता है ताकि जो है उसमें डेटा रिडंडेंसी का प्रोसेस जो है वो कम से कम हो सके। अब यहाँ पे क्या, कंपोजिट कीज आर कॉमनली यूज इन डेटाबेस डिजाइन टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड अवॉइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो है वो कंपोजिट की का यूज किया जाता है। जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स होंगे, रॉस होंगी और उन टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा तो उसके प्रोसेस से क्या होगा कि जो डेटा रिडंडेंसी का प्रोसेस है वो कम से कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हम अक्सर कंपोजिट की का यूज करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ये ज्यादातर जो है मैंने डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स में भी इसका यूज किया जाता है।
वेयर द जंक्शन टेबल्स यूजेस अ कंपोजिट की। जंक्शन टेबल का मतलब क्या है कि यानी एक से ज्यादा टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो आपके जंक्शन टेबल कहलाते हैं। वहां पर भी जो है वो कंपोजिट की का इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो उनको अवॉइड किया जा सके। मेड अप ऑफ फॉरेन कीज फ्रॉम द टू रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी 2 या 3 टेबल्स हैं उनमें फिर फॉरेन की का यूज करके कंपोजिट कीज को जनरेट किया जाता है ताकि जितने भी आपके मल्टीपल टेबल्स हैं उनको आपस में कंबाइन किया जाए और उनमें जो डुप्लीकेटिंग प्रोसेस है, डेटा रिडंडेंसी का जो प्रोसेस है वो कम से कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन वी डिफाइन वन टू वन रिलेशनशिप इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम वन टू वन रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 2019 के पास पेपर में इंक्लूड हुआ है, वहां पर इसका आंसर जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया सेक्शन बी 2018 के पास्ट पेपर को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।